नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है। इसका हम चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे। उसमें हम पहले पार्ट की वीडियो बना चुके हैं, तो आज दूसरे पार्ट की वीडियो बनाएंगे। पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो सरफेस की अर्थ होती है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें 3 टाइप के पार्ट पाए जाते हैं, एक लिथोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर, एक हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है? वह ज़मीन जिस पे हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायु बोलते हैं जिसको हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होती है इसमें। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है कि जितना भी पानी होता है ना ज़मीन पर, वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। अब इनके बीच में एक नैरो जोन होता है, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। पुरानी वाली वीडियो मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझाया है कि मान के चलो कि ये हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, ये लिथोस्फीयर है और ये एटमॉस्फेयर है। अब इन तीनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लाइफ सस्टेन होती है, मतलब हम लोग रहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर वो ज़मीन जहाँ पे हम रहते हैं वो 2 पार्ट में होती है। एक कंटिनेंट जो महाद्वीप होते हैं और एक होता है समुद्र का बेसन। देखो समुद्र में पानी बह रहा है लेकिन वह किसी के ऊपर तो बह रहा होगा, उसको हम समुद्र का बेसन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने मैप देखा था। मैप में हमने 7 महाद्वीप देखे थे और 5 सागर देखे थे। तो 7 कौन कौन से हैं कंटिनेंट? एक एशिया है जो सबसे बड़ा है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक आर्कटिक। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था? कंटिनेंट्स के बारे में जाना था। कंटिनेंट्स में जो सबसे बड़ा होता है 7 में, वो होता है एशिया। ओके, एशिया और यूरोप को क्या अलग करते हैं? यूरल माउंटेन्स। ये एशिया और यूरोप को अलग अलग करते हैं। यूरोप थोड़ा छोटा है एशिया से और एशिया के वेस्ट में है, पश्चिम में। ठीक है, फिर उसके बाद में अफ्रीका के बारे में पढ़ा था। अफ्रीका दूसरे नंबर का लार्जेस्ट है। पहले नंबर का एशिया है, दूसरे का अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें से इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों की तीनों लाइन पास होती हैं। सहारा डेजर्ट है ना, जो रेगिस्तान होता है सहारा, वो अफ्रीका में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, गर्म डेजर्ट है। आगे आने वाली क्लास में आप पढ़ोगे कि बर्फ़ जहाँ पे जमी रहती है ना, ग्लेशियर, वो जगह भी डेजर्ट होती है, उनको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। और अफ्रीका से ही सबसे लंबी नदी निकलती है, नील। मैंने पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है जो कि अफ्रीका में है। सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन रिवर है जो कि आपकी साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। उसके बाद में हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का लार्जेस्ट कंटिनेंट है, 3rd लार्जेस्ट। ठीक है, और पूरा का पूरा 3 समुद्र से घिरा होता है, 3 तरफ से। इनके नाम पूछे थे तो नाम मैंने आपको बता दिए। आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए। चौथा हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में होता है और यहाँ से सबसे बड़ी नदी अमेजन निकलती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यह सबसे छोटा आइलैंड है और इसको आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं, सबसे छोटा कंटिनेंट है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका में 2 स्टेशन है, मैत्री और भारती, ये भारत के स्टेशन है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर से। चलो करते हैं स्टार्ट। तो भैया अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट मतलब नीला प्लैनेट। क्यों? क्योंकि 71%, 71% से ज़्यादा अर्थ पानी का बना हुआ है और 29% अर्थ पे पृथ्वी है, ज़मीन है। ठीक है, ब्लू प्लैनेट अब दिखता कैसा है, चलो आप देख लेते हैं हम। ये देखो, अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो पूरी पृथ्वी हमें नीले कलर की दिखाई देती है। चंद्रमा सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है, पृथ्वी नीले कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि 71% पृथ्वी पर पानी है। ठीक है, अब क्या है कि जो हाइड्रोस्फीयर है ना, जो पानी वाला क्षेत्र होता है, वो पानी कई सारे फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे कि समुद्र, नदियाँ, झील, लेक्स, ग्लेशियर्स जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर,
जो आसमान में बादल छाए रहते हैं उसमें भी पानी रहता है, ये सब मिलके हमारा हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। अब इन सब में 97%, ध्यान देना, 97, 100 में से 97% तो केवल समुद्र में ही पाया जाता है, और ये बहुत नमकीन होता है, हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। अब बच्चा हमारे पास 3%, 3% इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा। बचे हुए 3% में से भी जो ज़्यादातर पानी है ना, वो कहाँ पाया जाता है? बर्फ़ों में, आइस शीट में, जैसे कि हिमालय हो गया, जैसे कि आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया। यहाँ पे 3% है, 3% का मोस्ट ऑफ पार्ट है। और अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जो 97% तो समुद्र का हटा दो, अब जो 3% बच रहा है ना, उसमें से भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा ग्लेशियर्स में और अंडरग्राउंड में। और बहुत छोटा सा हमें फ्रेश वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक इनको बोलते हैं हम पाई डायग्राम, बेटे नाम याद कर लेना, PIE। ठीक है, तो ये देखो कि ये 97% तो समुद्र है, और केवल इसका 2.5% यहाँ पर फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब इन्होंने बीच में एक NCERT में सॉरी अलग से डायग्राम दे दिया था, ये कंटिनेंट की साइज, मतलब कौन सा कंटिनेंट कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हो एशिया इतना बड़ा है। इसमें आपको होमवर्क दिया है कि आपको ये सब गिनना है, ठीक है, और गिन के ये बताना है कि एशिया में कितने स्क्वायर हैं, यूरोप में कितने स्क्वायर हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, अफ्रीका में कितने हैं, साउथ अमेरिका में कितने हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं। मैं आपके लिए यूरोप के गिन के बता देता हूँ, बाकी आप लोग गिनोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओगे यूरोप में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यूरोप में टोटल 10 बॉक्स हैं। इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंटिनेंट कितना बड़ा है। तो चलो हाइड्रोस्फीयर को फिर से स्टार्ट करते हैं, शुरू आगे करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ब्लू प्लेनेट होने के बाद भी, मतलब 71% पानी का बना होने के बाद भी हम लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करते हैं। पानी की हर जगह त्राही मची हुई है। आप थोड़ी अर्बन एरिया में जाके देख लीजिए, जो मेट्रो सिटी होती है ना, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तो भैया पानी की त्राही मची हुई है। मुंबई में भी पानी की त्राही मची हुई है। टैंकर लगते हैं, टैंकर, केवल 2 बाल्टी पानी लेने के लिए दुनिया भर की लाइन लगती है। तो बच्चों, पानी को हमें बचाना है। भले ही हमारा अर्थ ब्लू प्लेनेट है, लेकिन हमें पानी को बचाना है, सेव करना है। तुम्हारे लिए सेव करना है, तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए सेव करना है। अब हाइड्रोस्फीयर में ओशन के बारे में पढ़ते हैं। ओशन का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। तो ओशन क्या है कि मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, और सभी के सभी ओशन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये हमने डायग्राम की मदद से देखा भी था। ये देखो, ये जितने भी ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये मैं मिटा दूँ पुराना वाला, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, देखो ये आपस में मिला हुआ है। फिर तीसरा इंडियन ओशन है, ये इससे मिला हुआ है। फिर सदर्न ओशन है, ये इससे मिला हुआ है। फिर आर्कटिक ओशन है, ये इससे मिला हुआ है। तो सभी के सभी समुद्र ओशन इंटरकनेक्टेड होते हैं। इससे क्या होगा कि जो समुद्र में पानी होगा ना सॉरी समुद्र में जो पानी होगा वो हमेशा मूविंग होगा। कैसा होगा? मूविंग होगा। तो कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं? 3 मूवमेंट होती हैं समुद्र में पानी की। क्या नाम है इन तीनों का? पहले का नाम है वेव, वेव को हिंदी में बोलते हैं तरंग। दूसरा टाइड्स, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। और तीसरा करंट, जिसको धाराएं बोलते हैं हिंदी में। तो ये तीनों की तीनों करंट होती हैं। इनसे क्या है, हमेशा मूवमेंट आपस में समुद्र में बनी रहती है। अब आगे आने वाली क्लासेस में इन सब मूवमेंट्स के बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सॉरी। अब जो 5 समुद्र होते हैं ना, उनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। मैं मिटा देता हूँ और हाईलाइट्स इनको हाईलाइट कर देता हूँ। कौन कौन सी हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ये क्या ऑर्डर है इनके साइज का? तो बताओ बच्चों, सबसे बड़ा कौन सा होगा? पैसिफिक होगा। दूसरे नंबर पे अटलांटिक होगा। तीसरे नंबर पे इंडियन होगा। चौथे पे सदर्न होगा। 5वें पर आर्कटिक ओशन होगा। अब फिगर 5.1 को देखते हैं। सॉरी, ये रहा फिगर 5.1।
यार खांसी हो रही। ठीक है, इसमें पांचों की पांचों समुद्र की साइज लगभग मोटा आइडिया। देखो ये क्या है, एक चपटा मतलब फ्लैट मैप है। इसमें पैसिफिक ओशन आपको इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे ना पीछे, तो पैसिफिक ओशन पीछे की तरफ चला जाएगा। आगे हमें क्या दिखेगा मैप में, ग्लोब। ग्लोब में बहुत अच्छे से दिखेगी कौन सा ओशन कितना बड़ा हुआ है, ये हमें ग्लोब में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये मैप है, हमने पुरानी वाली वीडियो में देखा था ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है। ग्लोब क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें एक्चुअल साइज में चीज़ें दिखती हैं। मैप क्या है, 2D स्ट्रक्चर है। तो देखो आधा पैसिफिक यहाँ बना हुआ है, आधा यहाँ बना हुआ है, अटलांटिक यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन तो ये सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, लगभग 1/3 ज़मीन पर फैला हुआ है, मतलब 33% पूरी पृथ्वी का भाग तो पैसिफिक। इसलिए जो हमने डायग्राम देखा था ना, पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, तो इसका सबसे मेजर कारण तो पैसिफिक ओशन है। अब देखो बच्चों, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है। ये मुझे एक और मैप मिला है, ये यूजुअली मैप मिलता नहीं है। ये इतना बड़ा पैसिफिक ओशन है, इतना बड़ा। तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा है ये पैसिफिक ओशन। ठीक है, लगभग गोल होता है। कैसा होता है इसका शेप, गोल होता है। अभी हमने देखा, अभी हमने गोला भी बनाया था, राउंड भी बनाया था। तो कैसा होता है इसका शेप, गोल होता है लगभग। ठीक है, अब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंड करते हैं। ये चलो हम देख लेते हैं। ये देखो, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे हैं सब चीज़ें, मिटा देता हूँ। कौन कौन सी हैं, ये तो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया है। तो ये सब मिलकर पैसिफिक ओशन की बाउंड्री बना रही हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बता दिया है, वैसे आपके लिए था कि मैप में जाकर देखिए और उनकी लोकेशन पता लगाइए कि कंटिनेंट कहाँ कहाँ पे है और कैसे पैसिफिक ओशन को चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। यार पहले से तैयारी करना पड़ती है आप लोगों के लिए। आप क्या अभी छोटी छोटी क्लास में हो तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर का ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन। दूसरे नंबर का यह कैसा है, एस के जैसा है, और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके वेस्टर्न साइड में, पश्चिम तरफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, और यूरोप और अफ्रीका इसके पूरब की तरफ है। चलो इसको भी हम आपकी नज़र से देखें। ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। देखो कैसे एस जैसा बना हुआ है, देखो बना हुआ है ना बिल्कुल एस जैसा। तो कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके पश्चिम में और यूरोप, अफ्रीका इसके पूरब में है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, तीसरे नंबर का ओशन। तीसरे का कौन सा है, नहीं और जानकारी है अभी तो अटलांटिक के बारे में। इसकी जो बाउंड्री होती है वो हाईली इंडेंटेड होती है। इंडेंटेड का मतलब जिगजैग जैसी, जैसे ये है, ये देखो आप, ये देखो ये जिगजैग जैसी है। इसको हम इंडेंटेड कोस्ट लाइन बोलते हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इसका फ़ायदा क्या है इंडेंटेड कोस्ट लाइन का, कि यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत अच्छी चीज़ वो मिल जाती है, जगह काय के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्बर। तो ठीक है, नेचुरल हार्बर अच्छे से बन जाते हैं यहाँ पे, पोर्ट अच्छे से बन जाते हैं। तो ये सबसे बिजीएस्ट है। बिजीएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। देखो अपन फिर से देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इसमें आती हैं। तो बच्चों आप देखो, यूरोप मतलब इंग्लैंड और ये सब कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे ब्राज़ील है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे अमेरिका है। तो दुनिया भर की जो पावरफुल कंट्री है ना, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो सब इसकी कोस्ट लाइन पे हैं।
तो इसलिए सबसे बिजीएस्ट है। अब तीसरे नंबर का आता है अपना इंडियन ओशन। कौन सा आता है? इंडियन ओशन। ये केवल एक ऐसा ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम पे है। बच्चों बताओ कौन सी कंट्री है? इंडिया। वेरी गुड। तो इंडिया के नाम पर इसका नाम रख दिया इंडियन ओशन। ठीक है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर कैसा मतलब? ऐसा। नॉर्थ में क्या होगा इसके? एशिया होगा। वेस्ट पश्चिम में क्या होगा? अफ्रीका होगा। ईस्ट में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा इंडियन ओशन। ये देखो आप, लगभग लगभग ट्रायंगल बना रहा है। वेस्ट में इसके अफ्रीका है, यहाँ पे ये पूरा अफ्रीका है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ में एशिया है, ये पूरा एशियन कंट्री है। तो ऐसा हमारा इंडियन ओशन है, लगभग ट्रायंगल जैसा। ठीक है। चौथे नंबर का कौन सा है? सदर्न ओशन। कौन सा? ये देखो, ये है सदर्न ओशन। ठीक है। सदर्न ओशन क्या करता है? जो एंटार्क्टिका का कंटिनेंट है ना, उसको चारों तरफ से घेरे रखता है और लगभग 60 डिग्री साउथ पर इसका एक्सटेंशन है। चलो देखते हैं सदर्न ओशन को। ये देखो, ये हमारा सदर्न ओशन है। ये हम ग्लोब को नीचे से देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी को हम नीचे से देख रहे हैं। तो ये हमारा अंटार्कटिका बना हुआ है। ठीक है। और इस 60 डिग्री तक इसका एक्सटेंशन है। ये पूरा पानी पानी है इसके चारों तरफ। तो ये सदर्न ओशन है, इसका नाम ही सदर्न ओशन रख दिया। ठीक है। अब इस वाले मैप में सदर्न ओशन कहाँ दिखेगा? ये हम सामने से देख रहे हैं ग्लोब को, तो इस वाले मैप में सदर्न ओशन हमें नीचे से दिखेगा। अभी हम क्या कर रहे थे? नीचे से देख रहे थे। इस वाले मैप में देखते हैं सदर्न, मिटा दूँ मैं? इस वाले मैप में ये रहा सदर्न ओशन, ये इसकी बाउंड्री बनी है, ये रहा सदर्न ओशन। तो अलग अलग ग्लोब को देखेंगे ना, तो मैप की लोकेशन हमें अलग अलग दिखाई देगी। अब अगला है आर्कटिक ओशन। क्या नाम है अगली का? आर्कटिक ओशन। ये कहाँ पे है? ये आर्कटिक सर्कल के बीच, मतलब अंदर है। ठीक है। और नॉर्थ पोल को घेरे रखता है। देखो, सदर्न ओशन था, उसने एंटार्क्टिका को चारों तरफ से घेर के रखा था, लेकिन आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर है। ठीक है। ये पैसिफिक ओशन से एक नैरो जो सेलो वाटर होती है ना, बॉडी होती है, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट हमने पढ़ा था कि एक बड़े समुद्र को दूसरे बड़े समुद्र से एक वाटर बॉडी जोड़ती है, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। इसका नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। चलो इसकी भी हम लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट। ये देखो, ये रही बेरिंग स्ट्रेट। तो ये हमारा आर्कटिक ओशन है। सबसे पहले तो हम आर्कटिक ओशन देते हैं। ये आर्कटिक सर्कल है। पुरानी वाली वीडियो मैंने बताया था कि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो ऊपर का लैटिट्यूड होगा ना, 90 डिग्री तक, उसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसके अंदर है हमारा आर्कटिक ओशन, ये है ये पानी। और ये हमारा बेरिंग स्ट्रेट है। तो अटलांटिक से, नॉर्थ अटलांटिक से जो आर्कटिक ओशन जो वाटर बॉडी से जुड़ेगा ना, उसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ये देखो बेरिंग स्ट्रेट और अच्छे से दिख रही है यहाँ पे। ये हमारा आर्कटिक ओशन है, ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। देखो, सी समुद्र होता है छोटा, ओशन होता है बड़ा। ओशन को हिंदी में बोलते हैं महासागर, और सी को हिंदी में बोलते हैं समुद्र। तो यहाँ पे जो बेरिंग सी लिखा है ना, वो एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है, बेरिंग सी। ये बच्चों एक डेट लाइन निकल रही है यहाँ से, इंटरनेशनल डेट लाइन। मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, शॉर्ट का एक टाइटल था कि एक ही दिन में आप 31 दिसंबर की नाइट के 2 बार एंजॉय कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के आसपास होती हैं 2 आइलैंड। एक का नाम होता है बिग डायमंड, एक का नाम होता है स्मॉल डायमंड। बिग डायमंड होता है रसिया की तरफ, स्मॉल डायमंड होता है यूएसए की तरफ। तो जो बिग डायमंड है ना, ये दोनों केवल और केवल 3 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। लेकिन बिग डायमंड से अगर आप स्मॉल डायमंड पे आते हो ना, तो आप इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर लेते हो, तो आप एक दिन पीछे हो जाते हो। या फिर हम ये बोलें कि अगर आप स्मॉल डायमंड से बिग डायमंड की तरफ जाओगे, तो आप एक दिन आगे चले जाओगे। ठीक है। तो ऐसे करके अपन कर लेते हैं
पूरी इंटरनेशनल डेडलाइन। मैंने पुरानी वाली वीडियो में इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जा रही है ना, तो हमें पुरानी वाली वीडियो को भी देख लेना चाहिए, उनसे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। ठीक है। अब जो क्लास थोड़ा लंबी हो रही है, तो आज हम केवल हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में? एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। क्लास बड़ी रखने से कोई मतलब नहीं है। क्लास को क्या है, अपन थोड़ी आराम से, बिल्कुल 15-20 मिनट की क्लास रहेगी, तो इतना ही काफ़ी है। अच्छे से समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें, तो याद भी रहेंगी चीज़ें। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगने पर आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा तो आप उनको शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।